मैनेजमेंट का होना ना होना, एड्रेस का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा जो लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज जो कि प्रमाणित, किसी के कहने से डिसेंट्रलाइज नहीं है। लोग सिर्फ बोलते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज है, प्रमाण क्या है? तो फिनटॉस के पास उसका प्रमाण है। उसके बावजूद भी ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है, मैनेजमेंट की हो, एड्रेस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, वो इसलिए कि आपको पता चल रहा है कि ये किन्होंने बताया, कैसे बनाया, किस वजह से बनाया, किस लिए बनाया, ये सारी चीजें जानना हम सबके लिए जरूरी होता है। इसलिए हम इस चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फिनटॉस है क्या। फिनटॉस एक अपनी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, जैसे बाकी होते हैं, लेकिन बाकी से कुछ हटके है। कई सारी ब्लॉकचेन आप लोगों अगर देखते हो, समझते हो, तो बाकी ब्लॉकचेन के एड्रेस एक बार चेक कर लेना, कौन से सीरीज से चालू होते हैं। जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, उनके अपने खुद के एड्रेस वो क्रिएट कर सकते हैं कॉइन के, और जो किसी लेयर के ऊपर काम करते हैं वो जो है जिस लेयर का यूज करते हैं उनका एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज को आप समझते हैं। तो फिनटॉस की जो ब्लॉकचेन है उनका अपना खुद का क्रिएट किया हुआ एड्रेस है, क्योंकि ब्लॉकचेन भी पूरी उन्होंने अपने हाथों से बनाई। साथ ही साथ फिनटॉस का अपना मल्टी करेंसी, मल्टी चेन वैलेट, आज तक दुनिया में सिर्फ 2 ही मल्टी चेन मल्टी करेंसी वैलेट है, और उनका नाम है ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। इन दोनों के बाद अगर रियल डिसेंट्रलाइज मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट अगर कोई है तो फिनटॉस। ये दोनों चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों चीज बनाने के लिए सालों लगते हैं और करोड़ों रुपए लगते हैं। ये बताने का मेरा रीजन आपको यही है कि ये कोई वेबसाइट पे HTML वाली वेबसाइट नहीं है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बना दी, मार्केट में लॉन्च कर दी। ये कोई 50,000 लाख रुपए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मार्केट में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। अगर ये आसान होता ब्लॉकचेन बनाना या मल्टी करेंसी वैलेट बनाना तो कितने आ गए हो, क्यों अब तक 2 ही? ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको समझनी जरूरी है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वैलेट, और जो वैलेट के फ्रेज है, जो भी डिसेंट्रलाइज वैलेट होता है उसका कभी भी एडमिन नहीं होता। इसीलिए जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस समय आपको 12 वर्ड दिए जाते हैं, वो वैलेट को भी पता नहीं वो क्या वर्ड रैंडमली जनरेट होते, और इसलिए वहां पे लिखा आता है कि भाई साहब ये 12 वर्ड आप संभाल के रखिए, अगर आपने गुम कर दिए तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैकएंड में कोई एडमिन नहीं है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का यही सबसे बड़ा फर्क है कि डिसेंट्रलाइज में कोई एडमिन नहीं है, आप अपने खुद एडमिन हो। जिसके पास 12 वर्ड वो उसका मालिक। और दुनिया धीरे धीरे सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ दोस्तों शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि सेंट्रलाइज में आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड होने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण आपका ईमेल हैक होना हो सकता है, आपका पासवर्ड हैक होना हो सकता है, आप जिस सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जुड़े हो, कोई भी एक्सचेंज हो, उसका बैकएंड में एडमिन है, उस एडमिन के पास आपकी सारी डिटेल है, ओनर के पास सारी डिटेल है, जब चाहे तब कर सकते हैं।
सिस्टम कभी भी कुछ भी हो सकता। आगे आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कभी भी ये चीजें संभव नहीं। अगर संभव होती तो बिटकॉइन अब तक दुनिया में जिंदा नहीं होता। अमेरिका, यूरोप ने 2012 में सारी ताकत से लगा दी कि ढूंढो इसका सर्वर कहाँ है, कहाँ से चल रहा है, कौन चल रहा है, डॉलर के आगे जा रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका के लोग अपना बैंकों का पैसा निकाल के, प्रॉपर्टियां बेच के बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। और जब यूएस गवर्नमेंट को पता चला, लोग जब विड्रॉल कर रहे तो भैया डाल कहाँ रहे? ना प्रॉपर्टी ली जा रही है, ना म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ना कोई स्टॉक मार्केट में जा रहा है, ना फॉरेक्स में जा रहा है, तो ये लोग पैसा लगा कहाँ रहे? जब उनको पता चला कि कोई बिटकॉइन नाम की करेंसी में लोग निवेश कर रहे, तब जाके उन्होंने सारी सोर्सेस लगा दी, इंटरपोल तक लगा दी दोस्तों, कि ढूंढो और इसको बंद करवाओ। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, किसी की ताकत नहीं उसको बंद कर। उसको अगर बंद करना है, सिर्फ दुनिया में दो ही रास्ते, या तो पूरे दुनिया में जितने भी उसके वॉलेट्स बने हुए एट ए टाइम सबसे डिलीट करवाओ। पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि पूरे दुनिया का इंटरनेट बंद कर दो। पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए उसको कोई कुछ नहीं कर। तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है कि सेंट्रलाइज में क्या है और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में आप हमेशा सेफ रहेंगे और सेंट्रलाइज में हमेशा डर बना रहे। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो अपना एसेट कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जितना ट्रेडिंग में जरूरी होता है उतना ही रखते, बड़ी एसेट नहीं रखते। या तो पेन ड्राइव में रखेंगे, पेन ड्राइव भी आते हैं, या फिर डिसेंट्रलाइज वैलेट, इसको हार्ड वैलेट भी बोला जाता है। तो ये फर्क है दोस्तों सेंट्रलाइज का, डिसेंट्रलाइज का। और पिंटोज के पास ये दोनों चीज। इसके अलावा तीसरी चीज भी है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी भी डिस्कस करेंगे। पिंटोज ने जो ब्लॉकचेन बनाया उसके अंदर कई सारी चीजें अपकमिंग, बहुत सारी। ये पूरी अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो काफी समय निकल जाए। बहुत कुछ चीजें वन बाय वन लॉन्च होते जाने वाली। और इनके जो मेन फीचर्स है, जिस फीचर्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहला फीचर्स है इनकी हाइब्रिड इनोवेटिव ब्लॉक, वो भी सिक्योर्ड। इन्होंने पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस का फॉर्मूला डाल के एक लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट तैयार किया। साथ ही साथ उस लैंडिंग बोरोइंग के प्रोजेक्ट बोरोवर के लिए एक डिसेंट्रलाइज लीवरेज देते, जिसको हम एक प्रकार से मार्जिन कहते हैं। और लास्ट में सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, इन्होंने BP20 50,000 क्वांटिटी का टोकन बनाया जिसका नाम है FTH, और ये लोगों को फ्री में दिया जा रहा है अपने इन्वेस्टर, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और ये आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी एसेट क्रिएट कर रहे हैं। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं या कर रहे हैं, जो नए लोग हैं वो करने वाले हैं, और एक्चुअली हम लोग 51 डेज से कर रहे हैं। आज इस सिस्टम को वर्क करते हुए हमें 51 डेज हो गए। एक हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज तक कहीं भी ऐसा किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में ये नहीं लिखा है जीरो रिस्क ब्लॉकचेन। इसको देसी भाषा में कहा जाता है लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाया है,
फिनटोच ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, जैसे अमेज़न है, ओला है, उबेर है, फाइनेंस का P2P। वो बाकी सारे सेंट्रलाइज है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। P2P एग्जाम्पल के तौर पे आपको अमेज़न का एग्जाम्पल देता हूं। अमेज़न ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया और प्लेटफॉर्म पे बायर सेलर लाके खड़े कर, वो बाय करते, सेल करते, कोई ऑर्डर करता है उसको भेज देता है, उसके बीच में उसका जो मार्जिन रहता है वो उसे मिल जाता है। ठीक उसी तरह फिनटोच ने भी ये प्लेटफॉर्म बनाया, लैंडिंग बोरोविंग पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, एडमिन लेस, हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के साथ। इसीलिए दोस्तों ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? इसका प्रमाण ये है कि इसको सर्टिक ने सर्टिफाई किया हुआ है और सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जिसके सर्टिफिकेशन के लिए कंपनियां तरसती, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, इवन इथेरियम 2.5 साल तक करता है और 2.5 साल के बाद उसको दिया। फिनटोच को ये सर्टिक ने सर्टिफाई किया है लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एज अ लेंडर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सर्टिक तभी सर्टिफाई करता है दोस्तों जब तक उसकी सारी की सारी कोडिंग जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट में बताई गई है उस तरह से अगर है तो ही देगा। अगर कहीं पे भी एक पॉइंट में भी 0.00001 पॉइंट में भी अगर कहीं लूपहोल रखा है तो सर्टिफाई नहीं करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि फिनटोच का लैंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, इसका प्रमाण सर्टिक है। और यही न्यूज आप फाइनेंस पे भी देख सकते हैं। वहां पे क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे इतनी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। फिनटोच is a diversified financial service platform that provides users with loan and lending। मतलब फिनटोच ने एक डाइवर्सिफाइड ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे यूजर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं और डेवलप किए हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इन्होंने नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं मल्टीपल सिग्नेचर, जो अलग अलग कंट्री के 100 सुपरवाइजरी नोड और साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए जीरो नॉलेज ग्रुप। ये टेक्नोलॉजी और लिखा है विच कैन अचीव ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन एंड ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस। कि जब कोई लोन लेता है और मार्जिन लेता है उसके मार्जिन के हिसाब से लेते ही उसका स्टॉप लॉस लग जाता है और यही स्टॉप लॉस की वजह से यहाँ पे लेंडर का कभी भी नुकसान होने का चांस नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस व्हेन क्लियरिंग कंडीशन आर मेड टू इंश्योर दैट यूजर फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। ये फाइनेंस में न्यूज पढ़ सकते हैं। अब आप बताओ कितना बड़ा प्रोजेक्ट। इनकी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इनके सीईओ बॉबी जोई लैम्बर्ट, इनके नाम के भी काफी चर्चे मार्केट में पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं, ध्यान देना ही नहीं है हमको, कोई मतलब नहीं है। ये बॉबी जो हो चाहे ना हो, चाहे उसकी जगह कोई हमारा दूसरा बंदा हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। और ये चेहरे आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन है, इनका डिसेंट्रलाइज वैलेट है और बहुत जल्द इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो दुनिया का पहला होगा जिस एक्सचेंज पे आप हम सब फिएट करेंसी के साथ P2P में लेन देन कर पाएंगे।
जिस कंट्री में लोग रहेंगे उस कंट्री के करेंसी के साथ P2P का लेन देन होगा और दुनिया का ये पहला एक्सचेंज होगा जिस एक्सचेंज से फिएट करेंसी का P2P लेन देन आज तक दुनिया में कोई नहीं। तो ये कई सारी चीजें इनकी स्टेबिलिटी दिखाती है और हर 2-4 दिन 8 दिन में ये बीच में टकला दिख रहा है, ये घूमता रहता है अलग अलग जगह। कंपनी का CEO अभी तक मिले नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी उनसे। आज भी कहीं इवेंट हो रहा था, वहां पे वीडियो आप लोगों को दे दी गई है। CFO डोनाल्ड के मार्क, इसके अलावा और भी इनकी मैनेजमेंट में लोग हैं। ब्रूस रेनर CTO है, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वाकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। दोस्तों ये मैनेजमेंट सिर्फ आप लोगों के बैकएंड के लिए है। लैंडिंग बोरोइंग में मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। इनका इक्विटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के लिए, इसलिए ये सामने है। वरना इनकी सामने आने की डिसेंट्रलाइज में कोई जरूरत नहीं है। आज दुनिया में किसी को पता नहीं है कि बिटकॉइन का मालिक कहाँ है, कौन है। चल रहा है, फोर्सेस का मालिक का पता नहीं है, चल रहा है। ऐसे डिसेंट्रलाइज ओरिजिनल चीजें होती है ना, अपने आप चलती है, कोई दिक्कत नहीं। इनके साथ में अभी लेटेस्ट पिछले महीने में सऊदी अरब की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनके साथ इनके इक्विटी में ध्यान देना, क्योंकि बार बार आपके सवाल आते हैं। कोई मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है मॉर्गन स्टैनली का, कोई कुछ भेजता है, और जब मैं समझाने जाता हूं तब आप लोग पता नहीं कहां गुम हो जाते। पिछले महीने मिडल ईस्ट के एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 18% की पार्टनरशिप ली है। इनके इक्विटी में ना इनके ब्लॉकचेन में है, ना इनके वॉलेट में है, ना इनके लैंडिंग बोरोइंग। अपना इनका अलग है वो इक्विटी का, FTX की इक्विटी। इसके पहले मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे, उनको 33% का पार्टनरशिप दिया था, लेकिन उन्होंने डिमांड ज्यादा रखी और उनको लगा ये बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो जब कंपनी ने मना कर दिया तो अनबन हो गई, तो उनको सीधा टर्मिनेट करके निकाल दिया। भाई जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, हम कर लेंगे। तो उसके बाद उसने अपने स्टेटमेंट देने चालू कर दिए फिनटॉस के अगेंस्ट, और वही लोग यूट्यूबर जो थर्ड क्लास अपनी सोच रखते हैं, और हम लोग भी बहुत समझदार हैं। हम लोग कभी भी नेगेटिव को ज्यादा जोर देते और पॉजिटिव को साइड में रखते। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। जिसको अच्छा लगता है, जिसको सिस्टम समझ में आता है वो करता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में सभी तरह के सिस्टम चल रहे हैं, लोग करते ही हैं। अगर सारे यहाँ लगेंगे तो बाकी कंपनियां क्या करेगी, बाकी के MD क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे? जरूरी है। तो ये चीजें ध्यान में रखना दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली पहले थे, अभी नहीं। कोई भी आपको पूछता है तो आपको क्लियर कट जवाब देना चाहिए। फिनटॉस की ब्लॉकचेन बनाने की शुरुआत 2019 में की गई, और तब से लेके 2.5-3 साल का समय देने के बाद 2021 एंड में इनकी ब्लॉकचेन बनके कुछ तैयार हो। और जब इन्होंने ब्लॉकचेन समिट के अंदर इसको प्रेजेंट किया कि हमने इस तरह की ब्लॉकचेन बनाई है जो काफी कुछ रेडी है। अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुआ, उस समिट के अंदर उन्होंने अपने ब्लॉकचेन को प्रेजेंट किया, उसके फीचर्स दिखाए, तो उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके की ब्लॉकचेन बनाई। साथ ही साथ
जो लैंडिंग बोरोइंग का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, सुपरविजन के लिए 100 अलग अलग क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज को लिया गया और उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से सुपरवाइजरी नोड बना दिया। और सुपरवाइजरी नोड फ्री में नहीं बनाया, उनसे फंड लिया गया। जैसे आजकल सुपरवाइजरी नोट का फंड आपको लिया जा रहा है, पता है, बांट भी रही है और वही वापस $10 मिलियन बांट रही है। काफी सारे लीडर यहाँ पे जिनको 100, 200, 500 कुछ ना कुछ आ रहा है, जिनका डेली बेसिस पे अच्छा ग्रोथ होगा, उन्हीं को दिया जा रहा है टॉप अचीवर्स, टॉप बिजनेस लीडर। तो ऐसी 100 सुपरवाइजरी नोट बनाई, जिसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कैलिफोर्निया से बिटक्यू, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वाशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर और सिंगापुर से लिंको। और इनके प्रमोशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए, और इन्होंने जो टारगेट रखा था कि दिसंबर 2023 तक पूरे सिस्टम में 10 मिलियन लोग जुड़ने चाहिए, टारगेट रखा 1 करोड़। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि 16 मार्च 2023 को 1 करोड़ ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा हो गया। कभी सोचा नहीं था इन्होंने। तो दिसंबर 2023 था दोस्तों, अभी 9 महीने बाद, 8 साढ़े 8 महीने मान लो, तो सोचो। और इसी के बेस पे इन्होंने प्रमोशन चालू किए, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में इवेंट्स, रोड शो, और वर्ल्ड वाइड करते जा रहे। ऐसा 1 महीना नहीं किया जिस महीने में 2-2, 3-3 इवेंट इन्होंने अलग अलग कंट्री में ना दिए। सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, कोलालमपुर, सिंगापुर, शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सियोल, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, चाइना। और ये देखो, अभी जैसे अप्रैल में साउथ कोरिया होने वाला था, एक जेजू आइलैंड है, लेकिन वहां पे काफी सारे कंट्रीज को वीजा में पाबंदी है, जिसकी वजह से इनको ये इवेंट कैंसिल करना पड़ रहा है। और यही इवेंट फिर अब ये बैंकॉक लेके जाना चाहते हैं। तो बैंकॉक लगभग 29-30 या 1 अप्रैल था, 1 मई तक, तो डेट थोड़ी आगे बढ़ा दी। अब साउथ कोरिया का इवेंट नहीं हो रहा है, उसकी जगह कंपनी ने सबको इजी हो, लोग आ सके, इसलिए बैंकॉक, थाईलैंड, और उसके बाद मई में ऑलरेडी दुबई है ही है। दुबई हो या थाईलैंड हो, मैक्सिमम लोगों के लिए आना जाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये आपको न्यूज के साथ साथ ये भी बता दिया जा रहा है कि अब साउथ कोरिया इवेंट नहीं हो रहा है, उसकी जगह बैंकॉक होगा। क्लियर? कंपनी 2025 में लिस्टिंग करने जा रही थी, अब इसकी कल के स्लाइड के अंदर डेट चेंज हो जाएगी, साल चेंज हो जाएगा। जो टारगेट इनका दिसंबर 2023 का था, वो मार्च 2023 में कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से कंपनी अब 2024 में ही अपना इक्विटी फिनटॉस के नाम का आईपीओ लिस्टिंग करेगी। और तब कंपनी का पूरा एसेट मार्केट कैप बोलते हैं 10 बिलियन डॉलर, जिसकी वजह से फिनटॉस एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और एक खास बात बता, सिलिकॉन वैली पूरे दुनिया का आईटी हब है, और इसी सिलिकॉन वैली में कंपनी ने कल ही एक 500 एकड़ जमीन की डील फाइनल कर दी, जिसके अंदर कंपनी अपना आईटी हब खड़ा करने वाली है। बहुत जल्द उसका काम चालू हो जाएगा, और जिसके लिए कंपनी बहुत जल्द जितने भी एमडी रहेंगे उनको टोटल एक्सपेंस के साथ सिलिकॉन वैली बुलाने वाली है।
तो हम लोगों के पास मौका है, जल्द से जल्द हमारी एमडी रैंक कंप्लीट करे। इतना दिन लगा दो कि नहीं, ये आज भी आपको न्यूज मैंने शायद दिया था व्हाट्सएप। तो दोस्तों ये काफी कुछ बड़े लेवल की प्लानिंग, बहुत ये पूरे फिनटेक की प्लानिंग है। लेकिन एक बात मानिए, ये सारा कुछ सामने है, इवेंट हो रहे, वीडियो आ रहे, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इन सभी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में इन सब चीज की जरूरत नहीं। इधर उतना गर्मी ना हो, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई मेरा ये नहीं हुआ, मेरा हुआ, क्योंकि एडमिन लेस है। किसी एक का पे आउट आया, किसी का नहीं आया, कई सारे लोग बेवजह कॉल करते, अरे सर उसका आरओआई नहीं आया है तो, अप्रैल और मई, अरे सर उसका कमीशन नहीं दिख रहा है। भाई साहब ये एडमिन वाली कंपनी जून जुलाई तक है, गर्मी में या एक बार जो प्रोग्राम डिप्लॉय करके डाल दिया, मतलब डाल दिया, एक बार तीर कमान से निकल गया वो। जब तक पतंग हाथ में थी, डोर हाथ में थी, तब किसी की थी। अब वो डोर कट चुकी है, अब वो सबकी पतंग हो गई है, जिसके हाथ में लगी उसकी। इसीलिए आप लोग ऐसी कोई अगर चीजें बनती है तो उस समय अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया करो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पीछे से कोई आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं, बैकएंड नहीं है कि आपको कोई जवाब दे, ये आपको सही करा, सारा कुछ सही है, कोई एडिटेबल चीज नहीं है। और एडिटेबल नहीं है इसीलिए सर्टिक ने इसको सर्टिफाई किया है। आज भी एक बंदे का सवाल आ रहा, सर एक बोला, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, प्रूफ करो, है हम प्रूफ कर देंगे। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, या तो सीधा बोल दो भाई जम रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो ना यार, कौन पीछे पड़ रहा है। क्योंकि जवाब उसी को दिया जा सकता है जो समझ सकता है, और कोई अटका हुआ है जिसको मानना ही नहीं, आप चाहे उसके सामने कुछ भी बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके बैकएंड में कोई एडमिन नहीं है। आपको मैंने ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वैलेट, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का इक्विटी, कंपनी का नैस्डैक पे लिस्टिंग होने जाना, उसके बाद कंपनी के अलग अलग कंट्रीज में इवेंट चल रहे रेगुलर। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे एंटर होके कमा, कंपनी एज ए लेंडर, मतलब एज ए इन्वेस्टर, और ज्यादा नहीं, मिनिमम $100 से शुरुआत कर, अरे पैसा लगे और $100 के मल्ट। यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों, टाइम भले ही ज्यादा जाता है, लेकिन हर एक चीज के अंदर क्वेरी के साथ साथ जवाब दिया जाता है, तो ये चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाती है, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई सारे लोग पूछते सर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, साल भर में हमें इसकी लिजिबिलिटी चेक करनी है। वो हम दूसरे कंपनी में कर रहे थे, वहाँ पे 1.5 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 50 लाख डॉलर दिखते थे, हम लोग डालते थे। हमें बताया गया था कि यहाँ पे देखना माल होगा तो ही पैसा डालना, नहीं तो मत डालना। 15 लाख बाद में एक दिन अचानक उसका माल खत्म हो गया, कंपनी रहेगी। तो उन्होंने जो चीज की है उसी के बारे में सोचे, इसलिए यहाँ भी पूछते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें चेक करना है। दोस्तों यहाँ पे किसी एक करेंसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई सेंटोस के एड्रेस पे पैसा जा रहा है। कितना का आईडी लगे ले लो। ये P2P लैंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट है, P2P, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। और जब पर्सन टू पर्सन होता है तो बीच में सेंटोस एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जैसे अमेजोन कर रहा है, जैसे ओला उबर कर रहा है, जैसे बाइनेंस का P2P कर रहा है। चीजें समझो,
भैया एगो आज लगे और जो बाकी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देते, किसी एक करेंसी के अंदर किसी एक एड्रेस में जमा होता है, जहां 1 करोड़ प्लस लोग जुड़े हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उन सबका डिपॉजिट एड्रेस अलग अलग है। 2 महीना क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस नया जनरेट होता है, जिससे तुरंत सामने बोरोइंग की जाती है विद इन सेकंड। और यहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन, डोजी, टिल, यूएसडीटी, TRC20, BEC20, ERC20, BUSD सब कुछ लगा सकते हो। 3 चेन की करेंसी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाइनेंस चेन, ट्रॉन चेन और इथेरियम चेन। हल्ला बहुत हो रहा है। अब कौन सा एड्रेस भेजू भाई आपको, मैं बताओ तो। नेटवर्क नहीं मिलोगे, क्योंकि जब तक हम चीजों को नहीं समझेंगे, लोग आपको उल्लू बनाते जाएंगे। जब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों, ग्रोथ नहीं होगी। किसी के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो कोई बड़ी बात नहीं। ग्रोथ वही करता है, सक्सेस वही होता है जो पूरी तरह से चीजों को समझ के प्रमोट करता है। और आप सभी जानते हैं कि जिस सिस्टम के अंदर मैं काम करता हूँ, ऐसा एक सिस्टम दिखाओ कि जिसकी जूम मीटिंग मैंने ना ली। किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले दिन रात उसकी स्टडी करता हूँ, समझता हूँ कि चीज क्या है, ताकि मैं जब मेरे टीम को मेरे से आगे कभी जाने की जरूरत ना पड़े। आज तक तो कोई भी जगह पे आपको पूछा ही था कि नहीं मुझे अपलाइन को पूछना है। एक एक चीज दिमाग में रहती है, कौन सा बटन कहाँ है, कौन सा वैलेट कहाँ है, कौन सा फंक्शन कहाँ है, क्योंकि पहले उस चीज को हम अपने अंदर उतार लेते हैं, जो भी सिस्टम का। तो ये आपको भी करना है। आपको बहुत बड़ी ये प्रोजेक्ट ऐसा मिला है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे कई सारे भाई आज पर डे मिनिमम 10,000 रुपीज पर डे पे पहुंच चुके हैं। मिनिमम कह रहा हूँ, 10,000 से लेके 5 लाख रुपीज पर डे। और समय कितना, किसी को 20 दिन, किसी को 30 दिन, किसी को 40 दिन, किसी को 50 दिन। तो यहाँ पे कोई भी करेंसी आप लगा सकते हो, 3 चेंज। और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो केवल 7 दिन के लिए रहते। अगर मान लो एक रिस्क मान के चलते चलो, जबकि ये पूरी तरह से P2P है, फाइनेंस के अंदर रिस्क नहीं लिखा हुआ, सिस्टम भी पूरा रिस्क नहीं बता रहा है, फिर भी हम मान, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान है हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, हम लेके चलते हैं। सिर्फ 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, कितना 7 दिन बाद नहीं जनता है, निकाल लो। और ये 7 दिन तक आपको डेली का 1% एग्जाम्पल देख लो। मान लो किसी ने $10,000 लगाया, तो उसको डेली का 1% मतलब $100 पर डे आना, और ये $100 को आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। और 7 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट तो आपका 7 दिन का है। आपको लगता है यार बढ़िया सिस्टम है, सारा कुछ आपने समझ लिया, स्टडी कर लिया, P2P दिमाग में बैठ गया, यार ये पैसा तो हमारा नहीं जा रहा है, लोन वाले के पास जा रहा है, और आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट लोन वाले को देना है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, सीधे एड्रेस मिलेंगे सामने उनके। अगर आपके दिमाग में चीज बैठती तो आप क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे, 7 दिन बाद नहीं निकालोगे। और दिमाग में नहीं बैठता है, नहीं यार 7 दिन बहुत हो गए, मुझे निकलना है, रिडीम करके निकल सकते हैं, अपना कैपिटल, अपना प्रॉफिट दोनों। डेली का 1% आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मिलता है। अब ये डेली का 1% आपको जो मिल रहा है, उसको आप अगर डेली विड्रॉल नहीं करते हो आए हुए प्रॉफिट को, तो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। आपने कितना एग्जाम्पल पे दिए देखा था, $10,000, इसमें $100 डेली आ रहा था।
अगर ये $100 आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% मिलता है कंपाउंडिंग बेसिस पर डे। एग्जाम्पल देखिए, अगर 10,000 रुपए डेली $100 आप विड्रॉल करोगे तो 30 दिन के 30% ही होंगे। लेकिन अगर उसको हम डेली विड्रॉल नहीं करते हैं, 30 दिन तक रखते हैं, तो 30% की जगह आपका एसेट हो जाता है 38%। और दूसरी एक खास बात, ये जो आपका प्रॉफिट है डेली का, या कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम 24 घंटे तक वेट करता है आपके विड्रॉल का। नहीं किया उसको अपने कंपाउंडिंग में काउंटिंग करना चालू करता है। काउंट जरूर करता है लेकिन कोई भी लॉकिंग नहीं है। खोदर खादर लगे वो ने घिना जेते। क्योंकि आज एक सवाल आया था, बोले सर मेरा अगर मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला तो वो भी 7 दिन के लिए लटक जाएगा। ऐसे तो फिर डेली का 7-7 दिन बढ़ता जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो एनी टाइम। नहीं निकाला तो उसके ऊपर 1.5%। और जब प्रॉफिट आप विड्रॉल करने जाते हो तो आपके प्रॉफिट पे 5% की फीस लगती है। ये है फिनटॉच की इनकम। जहां जहां फिनटॉच की इनकम है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बालवे तलवे गिरा ले तो उसके बाद और आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई डिडक्शन पूरा। अब आपको क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट फॉर्म विड्रॉल नहीं करते तो उसके ऊपर 1.5%। तो इसका कैलकुलेशन हमने निकाला है, वीकली, मंथली और डबल कब होता है। वीकली आप प्रॉफिट और कैपिटल नहीं निकालते हो तो 7% की जगह 9%, मंथली 30% की जगह 37.5%, और 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है, 100% प्रॉफिट। अब आप इसके स्लैब के हिसाब से चल सकते हैं। आपका दिमाग आपको जो भी सजेस्ट करे, सिस्टम को प्रॉपर समझ लिया तो कंटिन्यू चलोगे। आपको लगेगा स्कैम है, उल्लू बनाने का धंधा है, आप करोगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी ये सिस्टम की प्रॉपर स्टडी की है, जिन्होंने भी समझा है, वो हर एक बंदा आज की डेट में जीएम और वीपी, आज आपको पता चलेगा जीएम वीपी क्या है। तो ये पार्ट आता है दोस्तों एज ए इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे हमारे लीडर्स भाइयों, जिनके लिए सिस्टम ने रेफरल प्रोग्राम बनाया। जैसे आपके डायरेक्ट में जितना भी बिजनेस लगता है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं कोई मतलब नहीं, 1 आदमी हो, 2 हो, 50, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो इन्वेस्टमेंट का जो आरओआई है उसका 15% आपको डेली बेसिस पे मिलता है। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा है, तो जो इन्वेस्टमेंट लगा है उनको तो डेली 1% जाना है, मतलब $100 जाना है। उस $100 का डेली आपको मिलेगा 15%, मतलब $15 पर डे। पहले लेवल की बात। अगर दूसरे लेवल की हम बात करें तो दूसरे लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट लगा है उस इन्वेस्टमेंट के आरओआई का 10%। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लो $50,000 का सेकंड लेवल में बिजनेस लगा है, तो उनको 1% जाना है जो $500 होता है। उस $500 का 10% मतलब $50 पर डे। अगर ये सिचुएशन आपकी बनती है तो आपको डेली का $65 फिक्स हो गया। कब तक? जब तक ये लोग अपना कैपिटल नहीं निकालते हैं। अगर उन्होंने कैपिटल ही निकाल लिया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्लियर? रेफरल प्रोग्राम भी सिर्फ 2 लेवल का, लेकिन लीडर्स के लिए सिस्टम ने टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव रखा है, टीम मैनेजमेंट बोनस कहते हैं, और हम लोग कहते हैं उसको रैंकिंग। अब ये रैंकिंग, आप एक अच्छे लीडर हो, आपके पास अच्छी टीम है, आप ग्रोथ करते हैं, आपको टीम बढ़ाने की आपके अंदर कैपेसिटी है, बड़े बड़े जगह आपने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। तो ये अचीवमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, छोटे से। जैसे पहले रैंकिंग के लिए आपको 5 लोगों को डायरेक्ट करना है, चाहे वो $100 के क्यों ना, और टोटल एंटायर टीम का टर्नओवर $50,000। अब ये $50,000 का टर्नओवर आपके टीम में कहीं से भी हो सकता है। 1 लेग से हो सकता है, 1 आदमी से हो सकता है, 100 आदमी से हो सकता है, अनलिमिटेड डेप्थ से हो सकता है, मल्टीपल लेग से हो सकता है, 1 लेग से भी। यहाँ ऐसा कुछ भी लिखा नहीं, तो सारा कुछ एलिजिबल है। कंडीशन सिर्फ इतनी है, 5 डायरेक्ट चाहिए और टोटल कहीं भी आपके नीचे टीम का बिजनेस $50,000 चाहिए, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर की मिनिमम डेली की इनकम $100 आती है। अब ये कैसे आती है? जितना भी आपका टीम का टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का जो भी आरओआई निकलता है, उस आरओआई का 20% आपको मिलता है। अब जीएम कब बने आप? जब आपका $50,000 का बिजनेस हो, और $50,000 का डेली आरओआई कितना जाएगा? $500। और इस $500 का 20% आपको मिलेगा, जो मिनिमम $100 बना। क्लियर? मतलब महीने का $3,000 आपका चालू हो गया। ऐसे अभी तक 100 के करीब जीएम हमारे टीम में निकल, मतलब 100 लोग डेली के $8,900 कमा रहे हैं। सेकंड लेवल पे चलते हैं। आप जीएम बन गए थे, अब आपके अलग अलग लेवल, किसी भी 2 लेवल, एक जीएम और $1.5 लाख का बिजनेस, जिसमें आपका जीएम का $50,000 काउंट किया जाता है। 2 अलग अलग लेग में एक जीएम बन गया और $1.5 लाख का बिजनेस हो गया, तो आप बन गए वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 30% दिया जाता है। अब आप सोचोगे यार 30%, $1.5 लाख का तो $1,500 निकलेगा आरओआई, और $1,500 का 30%, तो ये 450 होना चाहिए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, या तो 250 से 300 ही दिखा रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके नीचे जो जीएम बने हैं, उनका कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपका है, मतलब मिनिमम 10% का गैप कमीशन। अब आपके नीचे 2 जीएम है, तो 2 लेग के जीएम अपना अपना 20% ले जाएंगे आरओआई का, 10% वहां छोड़ जाएंगे, और बाकी अगर लेग का टोटल आरओआई का 30% आपका है। कैलकुलेशन समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक वीपी बनता है और $5 लाख का बिजनेस, तो आप हो जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 40% दिया जाता है, जिसमें से 2 वीपी का कमीशन माइनस होता है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे रैंक की तरफ। जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक वीपी बनता है और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 50%, जो कम से कम $1,500 से लेके $5,000 पर डे निकलता है। और लास्ट में आता है एमडी। 2 ईडी चाहिए अलग अलग लेग में, और $60 लाख का बिजनेस चाहिए। और दोस्तों, एमडी की डेली की मिनिमम इनकम $13,000 से लेके $30,000, इससे ज्यादा ही निकल रही है।
मेरे नीचे 2 GM अगर मान लो कहीं भी बन तो मैं VP बनूंगा क्या? बोला बिल्कुल बनोगे। नहीं, बोले किसी ने मुझे बताया कि डायरेक्ट होने चाहिए 2 GM। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 अलग अलग लेग में होने चाहिए, इतना ही कंडीशन। वो आपके 1000वें लेवल में भी GM निकला तो भी आप VP। इसलिए डायरेक्ट होना जरूरी नहीं रैंकिंग में आपके क्वालिफायर। आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में कहीं भी हो सकते, सभी रैंक के लिए यही कंडीशन है। इसलिए वो दिमाग से निकाल दो कि मेरे डायरेक्ट होने होते तो अच्छी बात है, लेकिन कंपलसरी नहीं। और जब सेम रैंकिंग के एक दूसरे के नीचे आते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? इसको कहेंगे सेम रैंक डिफरेंस। जब तक आप GM थे तो आपको डेली का मिनिमम $100 आ रहा था। अब आपके नीचे कोई GM बन गया, उसको चला जाएगा तो आपको उसका 20% मिलेगा डे। उसके ऊपर जो GM रहेगा उसको कुछ नहीं। MD का भी यही हाल है। जब तक आप MD हो $30,000 तक डेली आपको आ रहा है। आपके नीचे कोई MD बन गया, अब कहां से निकालेंगे? अब सिस्टम का जो प्रॉफिट का पूल बना हुआ है, आपने देखा कि प्रॉफिट में से 5% सिस्टम में जाता है, वो ये पूल में जमा होता है। और भी आगे बताता हूँ मैं आपको। पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद मैं बताऊंगा और पूल का इनकम क्या है। तो पूल में डेली का जितना इनकम होता है उसका 10% ऐसे MD को दिया जाए। अब सवाल है आपसे, 1% डेली का, ROI का 1.5%, उसके बाद लेवल का, उसके बाद रैंकिंग का, उसके बाद सेम रैंक डिफरेंस का, ये कुल मिला के जब टोटल निकाल तो डेली का 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये 1.92% रोटेशन से चलता, इसकी टोपी उसके सर, तो भाई साहब ये सिस्टम लंबा नहीं चलेगा, कभी भी खत्म हो जाए। भले ये कैसा डिसेंट्रलाइज, लेकिन जब जनरेशन ही नहीं है तो बकेट का पैसा कब तक पूरेगा? जो बकेट सिस्टम की बात करते एक ही एड्रेस, लेकिन टेक्टोज एक प्योर रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम है। अब वो कैसे काम करता है वो भी देखना जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है डेली का। अगर इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो मेरे हिसाब से सिस्टम को कुछ नहीं होना, राइट? अब देखते हैं क्या सिस्टम बना है। ब्लॉकचेन टू टियर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर, हमें 1% डेली का, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते तुरंत एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट जनरेट होता है मल्टी सिग्नेचर के साथ। जो 100 सुपरवाइजरी नोट बने वो सीधे एक्टिव हो जाते और तुरंत सामने बोरोवर को लोन दिया जाता है। बोरोवर अगर 1 दिन के लिए लेना चाहे तो 2.5% पर डे, और 7 दिन के लिए लेना चाहे तो 2% पर डे। अब यहाँ कुछ चीजें समझ में आ गई। इस सिस्टम में 2% डेली का कम से कम लोन पे पैसा जा रहा है, वो भी इंस्टेंट जा रहा है। मेरा भी 7 दिन के लिए लग रहा है और सामने लोन भी 7 दिन के लिए जा रहा है, क्योंकि 7 दिन बाद जैसे ही मेरा टाइम पूरा होगा, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट से ही आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो जैसे आपके 7 दिन पूरे होते आपके पास आपका कैपिटल आ जाना चाहिए। मान लो आपको निकालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे किसी और को चला जाएगा, लेकिन निकालना है तब तो कोई एडमिन है ही नहीं। कहाँ अप्लाई करोगे भाई साहब? मेरा लोन पूरा हो गया, वापस दे दो, मैंने प्रोसेस कर रखी है, उसको करो और भेजो, चेक बनाओ। ऐसा होगा क्या? इसीलिए सामने बोरोवर को भी 7 दिन का ही इंस्टेंट लोन जाता है।
तो दोनों का टाइमिंग पूरा होने का सेकंड का गैप है, सेकंड होगा पूरा। अब जब उसको लोन दिया जाता है तो सुपरवाइजरी नोड एक्शन में कैसा, जैसे वो मार्केट के साथ लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 सुपरवाइजरी नोड में से 10 सुपरवाइजरी नोड अपने आप रैंडमली एक्टिव होता है, उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच। अब इस प्रोसेस का नाम दिया है दोस्तों जीरो नॉलेज। कोई नॉलेज की जरूरत नहीं रहती कि आपकी फाइल चेक की, आपका आधार कार्ड चेक किया, पैन नंबर चेक किया, आपका आईटीआर चेक किया, आप किसलिए ले रहे हो, ये सारा बिल्कुल रैंडम। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, पूरी ट्रांजेक्शन तो माइनस वेरीफाई करते हैं, माइनस को नहीं पता होता है किसका ट्रांजेक्शन कितने क्वांटिटी का है, वो तो केवल एल्गोरिथम चेक करता है, सारा कुछ मैच होता है, ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक उसी तरह ये 100 सुपरवाइजरी नोड डिसेंट्रलाइज तरीके से ये सारा प्रोसेस। अब जब इसने मार्जिन दे दिया सब कुछ सामने आता है दोनों वाली, भाई 4 मार्जिन है, 20, 30, 40। जैसे वो मार्जिन सिलेक्ट करता है उसका स्टॉप लॉस भी अपने आप लगता है। अब स्टॉप लॉस कभी आगे आपको क्लियर होगा कि आप फाइनल यहाँ 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डालेंगे और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज इन्होंने क्या की दोस्तों पता है, भाई लोन तो आपको दे रहे लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और ट्रेडिंग के लिए आपको जो करेंसी चाहिए वो अवेलेबल इन एक्सचेंज है, बाइनेंस चेन का भी है, ट्रॉन चेन का भी, इथेरियम चेन का। अगर आप बाइनेंस चेन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम करना चाहते हो तो बैंकिंग का, ट्रॉन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम करना चाहते हो और इथेरियम चेन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम चाहते हो तो यूनिटैक्स। इसके अलावा क्रॉस चेन है और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट 90% करेंसी इन 3 से ही काम राइट चालू हो गया उसका ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग की भी बड़ी बात है समझ लो, कई सारे मार्केट में आपको सवाल आते हैं कि भाई साहब फाइनेंस में तो शेयर बोरोइंग होती है, तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पहले समझना है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई स्टॉप लॉस वहां पे आप नहीं लगा सकते हो एक्सचेंज पे, वहां पे होती है स्वैपिंग, करेंसी कन्वर्जन। जब फाइनेंस पे आप ट्रेडिंग करते हो तो करेंसी कन्वर्जन करते हो, आप सेम करेंसी का ट्रेड लगा के छोड़ते हो रेट के हिसाब से। तो चीजों का डिफरेंस समझो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के खड़े होते हैं, दूसरी चीज आपने अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी काम किया है, पैनकेक हो, यूनिस्वैप हो, सनस्वैप हो या ट्रस्ट वैलेट से कभी किसी को आपने कन्वर्ट किया हो तो 99% लीडर या यूजर कभी चेक नहीं करते। उनको उनके पास मान लो यूएसडी पड़े हैं और उनको ट्रॉन बनाने हैं तो तुरंत यूएसडी डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे ट्रॉन और सीधा स्वैप का बटन दबाएंगे, चल भाई फटाफट स्वैप करके बटन। लेकिन कभी 99% की बात कर रहा हूँ मैं, 1% करते हूँ, वो चेक नहीं करते कि क्या रेट से मेरा कन्वर्जन हो रहा है, कितनी स्वैप फी लग रही है, कितनी गैस फी लग रही है, कुछ नहीं। उनका एक ही काम फटाफट स्वैप कर। और यही स्वैपिंग में ये जो बोरोर है दोस्तों तगड़ा था, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठ जाते हैं क्योंकि आपको कन्वर्जन में करेंसी कौन कन्वर्ट करके देता है, यही लोग देते हैं। आप भी बैठ सकते हो जिस दिन आपके दिमाग में
आपने स्टडी करके डिसेंट्रलाइज का सिस्टम समझ लिया है कि इसमें से आधे लोग सेंटर बनना छोड़ देंगे और तो मैं आपको 50-50 का एग्जाम्पल अरे 50-50 में तो क्या ऐसा होता का है, पेशेंट जितना को कहाँ आपके लाते बैलेंस चलाएंगे उतना ही लोग आपके के देखिए सिस्टम में जाना है, बाकी का इनका हो गया 12%। और जो ट्रेडर का बचा $260 वो उसके वॉलेट में चला जाता है। भाई साहब बाकी का और मार्जिन डालो और फिर लोन ले लो। तो आप समझ रहे हैं, आज तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने रेवेन्यू जनरेशन देखा क्या? मेरा सवाल है आपसे। दूसरा, ये जो आसवा ना दीदी किसी भी डिसेंट्रलाइज उसको बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट था अगर कुछ बच्चा होगा ना तो आपने आप दे प्रमाण दीजिएगा, पत्र आप सोच देखा क्या लीजिएगा किसी उसको बोल सर्टिफिकेट रहा के सर्टिफिकेशन के? आज तक कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपने P2P सिस्टम देखा क्या जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति के पास पैसा ना जाता? यहाँ नहीं जा रहा है और ये पूरा ग्राफ आपके सामने। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, समझनी है, और उसके बाद आपको लगता है कि अरे सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम नहीं समझ में आता है, मत करिए। लेकिन अगर समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि इसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ सभी कंपनी के, एक भी नाम लेके बोलते इंडिया तक। आज अभी अगर मैं थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट भेजूंगा, 1.5 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग 51 डेज में, आज तक के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़े गए। बस आपको समझने की है। अगर आपने सही ढंग से समझा तो आप रात भर सोओगे नहीं दोस्तों, क्योंकि आज जितने भी हमारे धुरंधर बैठे वो मुझे नहीं लगता है 3-3, 4-4 बजे तक सोते हो, कंटिन्यू लगे और रात दिन लगे। वो तो मैं आप सबसे थोड़ी माफी चाहूंगा, थोड़े घर में प्रोग्राम की वजह से 4-5 दिन तक आप लोगों को मैं प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, और इसके साथ साथ सिस्टम भी कई सारी करेंसी टोकन को, कॉइन को एक्सचेंज पे लिस्टेड भी करता है। चलिए गई है सर लैंडिंग के लिए बोरोइंग, देखो ये 6 ऑलरेडी लिस्टिंग कर चुके बना के, बहुत कुछ चीजें ऑथोराइज भी करती है, देखो ठीक है। इक्विटी की बात करें कि छोड़े, जो FTX कॉइन इन्होंने बनाया जिसकी क्वांटिटी केवल 50,000 कॉइन की, टोकन कॉइन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये BEP20 पे बनाया, और वो बनाया इक्विटी के लिए। इसका परसेंटेज देखो, 18% रॉयल फैमिली को दिया है, 30% हम लोगों को मिलने वाला है, और मिल रहा है डेली का थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब, ठीक है। 52% इन्होंने अपने पास रखी, क्योंकि 50% से ऊपर जो रहता है वही मालिक कहना। ये जब लिस्टिंग होगा नास्डैक पे, ठीक है, अभी ये डेट चेंज होगी, 2024 आ जाएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है? मान लो किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसको डेली का $100 आएगा, तो हर $100 पे $1 के वैल्यू का आपको FTX कॉइन एज ए इक्विटी के रूप में दिया जाता है। जो भी $100 का अर्निंग करता है उनको भी $1 वैल्यू का FTX कॉइन दिया जाता है। ROI की अर्निंग है ये, ध्यान रखें। अब ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते 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 मान लो आपके पास ज्यादा नहीं 0.1 FTX इकट्ठा हो गया, 0.1, क्योंकि आज की रेट दोस्तों ये बहुत कम बता रहा हूं, आज 37,000 है आज का, ये 27,000 पुराना बता रहा हूं। एक FTX कॉइन का रेट क्रिप्टो करेंसी में सबसे हाईएस्ट रेट पे चल रहा है।
जबकि कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही। कैसे रेट बढ़ रहा है ये भी आपको बताऊंगा। अब 0.1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, मान लो 0.1 ही है तो भी $2700। और जब ये नास्डैक में लिस्टिंग करेंगे अपने फिनटॉच को तो उसका वैल्यू रहेगा 1 सेंट का, 1 शेयर का भाव। अब जिनके पास जितने जितने भी FTH कॉइन रहेंगे उसकी जो वैल्यू रहेगी उतने वैल्यू के आपको 1 सेंट के हिसाब से शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा चेंज कर दिया था मैंने, मतलब 2,70,000 यूनिट बन गए शेयर्स पर। अब मान लो ये शेयर $1 पे चला गया तो $2,70,000 फोकट में बन गया भाई साहब। पैसा लगाया था लैंडिंग बोरोइंग में और कमाई हो गई इक्विटी में। और अगर कहीं गलती से $10 चला गया शेयर का भाव, ये ट्रेडिशनल में जाएगा नास्डैक में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये, और फिनटॉच जाएगा, ना कि ये FTH कॉइन। ये इक्विटी इसलिए है कि आपके पास जो वैल्यू रहेगी उतने वैल्यू का 1 सेंट के हिसाब से जो भी आपके हिस्से में शेयर बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या सिस्टम क्या करता है, डेली का जो भी अपना प्रॉफिट होता है फुल का, उसका 10% इसके बाइंग में डाल देता है डेली, जिसकी वजह से इसका रेट बढ़ता जा रहा है। और कई सारे जिनको नॉलेज है वो भी इसके FTH कॉइन वहां से बाय कर, आप भी चाहो तो बाय कर सकते हो अपने एप्लीकेशन, आपके इनकम करना चाहो तो, कंपलसरी नहीं है। ओके, अब खास बात यह आती है दोस्तों, इसको फिनटॉच को हमें क्यों करना चाहिए। एक तो सर्टिक से ऑडिटेड है, सबसे बड़ी बात। दूसरा रजिस्टर्ड है और लीगल कंपनी है, सारे सामने हैं। तीसरा वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, इंडिया कुछ नहीं है, जना मामला बोलते हो, कुछ नहीं है। इंडिया में अभी तक एक भी MD नहीं है और वर्ल्ड वाइड सैकड़ों निकल गए, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग चलते ना $100। हम लोगों की पहले से बहुत अच्छी आदत ये रही है कि हम किसी भी सिस्टम में पहले टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा इनकम आने के बाद थोड़ा और बढ़ाते हैं, उसके बाद और थोड़ा बढ़ाते हैं, और जब उड़ने की तैयारी होती है तो सारा बेच बाज के लगाते हैं। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी। और आउट ऑफ कंट्री में उल्टा चलता, जब चीज समझ में आती है तो पहले दिन बल्क में लगाते हैं। अपना जैसे मान लो मैंने 63 दिन का बताया, 63 दिन में क्या कर लिया उन्होंने, सीधा अपना कैपिटल निकाल लिया, चलो भाई प्रॉफिट में अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम बढ़िया है, फिर सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम अपना रिस्क फैक्टर समझ के चले, वो उनका मानना है, क्योंकि सारे सिस्टम एक जैसे तो होते नहीं है। यहाँ पे भी जितने लीडर है, ऐसा कोई लीडर नहीं जिसने झटके ना खाए, सबने खाए। तो हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, डेवलप करने का, इन्वेस्टमेंट करने का और समझने का। और लास्ट में इसका रिजल्ट क्या है, लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक। तो ये 4 की फीचर्स है दोस्तों जो दुनिया को मजबूर कर रही है फिनटॉच करने के। आपकी क्या राय है, आप अपने जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे बात कीजिए, नहीं कुछ समझ में आता है उनसे क्लियर कीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे अब एक्सपर्ट बन चुके हैं। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि यार कुछ क्लियर होना बाकी है, तो अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस में आइए, क्लियर कर देंगे। कल से हम ग्रुप वाइज कुछ ग्रुपों की जो मेन लीडर्स हैं उनके कुछ लोगों की क्वेरीज है तो 2-2, 4-4, 5-5 लोगों की 15-15, 20-20 मिनट की जूम मीटिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे। और बहुत जल्द हम पूरे इंडिया में फिजिकल इवेंट करने जा रहे हैं अप्रैल के पहले दिन, अप्रैल 1 क्योंकि बहुत जल्द कंपनी से एक पूरा पैकेज आने वाला है
जिसके अंदर कोटेशन देने हैं हर बार जो जो रहेगी, क्योंकि फिनटॉच ने अपने प्रॉफिट का 10% पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए निकाला है, प्रॉफिट का। जैसे अभी मलेशिया में कुछ ऑफिस खुल गई है, इंडिया में भी वो कह रहे हैं कि ऑफिस खोलो, एक्सपेंस हम देंगे, पूरा फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्या कैसा रहेगा, सारी कुछ डिस्कस हो गई। बोले हम तो आपको सारे वो अपने दे देंगे, बैनर वगैरह, ये सब कुछ। और इवेंट के लिए भी कोटेशन जैसे जैसे भेजेंगे वैसे वैसे वो पेमेंट भी भेजेगी यूएसडीटी में। तो काफी कुछ बड़े लेवल की सिस्टम की प्लानिंग है, और उनकी प्लानिंग होने के साथ साथ हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां पे इनकी जरूरत नहीं है। वो तो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट आज फिनटॉच को जो हो रहा है वो हो रहा है ब्रोकरेज का। आज उसके वैलेट के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर है। कितने ट्रांजैक्शन होते हैं आपको शायद पता नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो की ब्रोकरेज ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क, बाइनेंस की भी नहीं है उतनी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वैलेट के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एक्सचेंज से होते हैं, उनमें फीस के 2 या 3 प्रकार होते। डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन है, तो ब्लॉकचेन की फीस जाती है और वैलेट के ओनर को जाती है 64। अगर कोई बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट के ओनर को भी जाता है। तो यहाँ पे तो इनको डबल इनकम, वॉलेट भी इनका और कॉन्ट्रैक्ट भी इनका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी तगड़ी इनकम हो। तो 3 जगह से सिस्टम कमा रहा है। आपके प्रॉफिट से 5% जो डिडक्शन करता है, उसके अलावा बोरोइंग में अगर मान लो सब लोग कमाते हैं एक मार्केट से, तो भी 2% आना है। 2% में से 1.92% जाएगा तो भी 0.08% बचता है, वो एक प्रॉफिट और वैलेट की इनकम। अभी तो कई कुछ आना बाकी है। इक्विटी में काफी सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, वो सारा पैसा सिस्टम में जा रहा है, वो उनका अपना है, उससे लेंडिंग बोरोइंग का कोई मतलब नहीं है, वो उनकी एसेट बढ़ रही है। और इतनी एसेट हो गई कि मेरे ख्याल से 800-900 करोड़ डॉलर की एसेट तो ऐसी हो गई है, 800-900 करोड़ डॉलर। और इसी की वजह से इन्होंने भी सिलिकॉन वैली में 500 एकड़ की लैंड ली है आईटी हब बनाने के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा मिलेंगे रात 9:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जल्द से जल्द आप सभी लोग अपनी अपनी रैंक को इंक्रीज करें, क्योंकि टॉप रैंक पे पहुंचोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट पाओगे, वरना बहुत कम दिनों के अंदर आप जिनको भी चाहते हैं, जानते हैं, वो आपको यही कहेगा कि मैं जुड़ गया हूं। आप फिर बोलोगे अरे यार मैं बोलना चाहता था, रह गया। तो समय की बर्बादी ना करते हुए टीम को ग्रो करिए। और जितने भी नए लोग बैठे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सिस्टम को प्रॉपर समझे, जो भी क्वेरी है क्लियर करें। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये सिस्टम बहुत बेहतरीन है, तो फिर इंतजार ना। और आपको लगता है कहीं पे कि नहीं यार सिस्टम सही नहीं है, तो देखे भी मत, छोड़ दीजिए। ओके, गुड नाइट दोस्तों।
बहीण चोद हम अपने भाव नहीं रही